बोले सो निर्भय आधर प्रेमियों जय वाल्मीकि। आज का शिक्षा सेमिनार हमारी लुधियाना की टीम ने बहुत ही जद्दोजहद के साथ पहले तो एक डिसीजन लिया गया कि सितंबर में नहीं करेंगे, और वो भी आपके कारण कि सितंबर तक तो एडमिशन हो जाती है बच्चों की, उनको गाइड कैसे करेंगे। सेमिनार को अप्रैल में इसका फैसला हुआ। फिर लुधियाना क्योंकि आदर्श की बहुत सक्रिय भूमि है, ये लगभग खर्चे जो हैं वो लुधियाना के साथियों पे पड़ते हैं। 4 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ वाल्मीकि उपवन पे, और उसमें मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो लुधियाना से 50 लाख से ज्यादा रुपया लुधियाना से वाल्मीकि उपवन के लिए हुआ। फिर योगिमा पर्व होता है। योगिमा पर्व के सुबह के नाश्ते का पूरा राशन, हलवाई, उसकी भट्टियां, उसके सिलेंडर, लकड़ी, कोयला, हर चीज लुधियाना से जाती है। तो बड़ा एक खर्चा रहता है, मगर साधन फ्री में। उसके बावजूद साथियों की हिम्मत है कि हम जो एक शिक्षा की अलख है, जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी भी कहते हैं कि तप, दान और तीरथ से नहीं, आपकी मुक्ति ज्ञान से होगी। और यही बात, अजिंदर तेरा फोन बार बार चलिया भाई, किड्डा कारोबार है, ये अनुशासन बना के रखा करो। तो जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं, वही बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कही कि शिक्षित हो जाओ। और उस बात को लुधियाना के हमारे साथियों ने अपने जीवन का एक ध्येय बना लिया कि हमने जहां अपने बच्चों का खर्चा करना है, जो आदर्श कहती है कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 3 मान के चलो। एक संगठन आपका बच्चा है, मिशन आपका बच्चा है। मैं वैद साहब की मिसाल दे रहा था कि हर अवसर पे जब से वो आदर्श से जुड़े हैं, उनका योगदान हमेशा न रहता है, मैं कहूं या ना कहूं, मगर उनका अपने आप सोचते कि मेरा ये फर्ज बनता है। और मैं अब मिसाल देने जा रहा हूं आदर्श परिवार के उस योद्धा की जो आज हमारे बीच में नहीं है, वीरेश राज अतिकाय जी। और उनकी बेटी प्रचेता मंच को चला रही थी, और इसीलिए चलवा रहे थे कि हम उनकी पूर्ति इस रूप में देखते हैं। मैं बड़ी बात बता रहा हूं, जब वैद साहब कह रहे थे पे बैक टू द सोसाइटी, जब उपवन की जमीन लेनी थी तो अतिकाय जी हमारे बीच में नहीं थे। कुछ 1 महीने हुए थे, शायद 2-3 ही महीने हुए, मगर उनकी वीरांगी यहां बैठी हैं और बच्चे भी साथ।
चारों लोग मेरे कमरे में आए और मुझसे कहा, 4 लाख रुपए हाथ में लेके कि अतिकाय जी कह के गए थे कि ये उपवन के लिए देना है जमीन के। जिस औरत ने अपने पति को खोया हो, 3 बच्चों की जिम्मेवारी हो, वो फिर भी अपने पति का वचन निभाए, इससे बड़ा मिशन हो सकता है? इससे बड़ा ये सिखाया गया है उसी कौम को जो कौम ऐसे हाथ फैलाती थी, हम भी उसी कौम में से। और अभी भी 3-4 दिन पहले मुझे कहा कि जब परचेता ने जाना है कनाडा तो मैंने सोच रखा कि 1 लाख रुपया उपवन पे मत्था टेकना है। वो मैंने मना किया है, मैंने कभी अभी नहीं लेना, ये ज्यादती हो जाएगी। परचेता जाएगी, परचेता कमाएगी, वर्क परमिट पे जा रही है, परचेता भेजेगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। और अभी करूंगा, मैं ले लूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं बच्चों के साथ अन्याय कर रहा हूं। मगर ये भावना तो रहनी चाहिए ना, ये सोच तो बनी रहनी चाहिए। मगर हम क्या करते, बाकी सारे लोग घर बनाते हैं, पत्थर तो मुझे महंगे से महंगा दिखाएंगे, यहां तक कि टॉयलेट की सीट दिखाएंगे कि बच्चों ने कहा ये नहीं लेनी, ये लेनी है। और जब मैं कहता हूं कि योगदान आपका होना चाहिए, कह रहे जी खर्चा हो गया घर पे, अब आपके लिए नहीं। शादी करेंगे तो भी ऐसे ही करेंगे। और जब हम कहते कि अब इसमें योगदान आना चाहिए आपका, वो कहेंगे शादी पे इतना खर्च हो गया। और दूसरी तरफ पंजाब में है, हम यहां से सीखिए, सिख परिवार में जब कुछ भी हो, सुख हो या दुख हो, वो पहले गुरुद्वारे का हिस्सा निकालते, दोनों अवसर पे। वो कभी ये नहीं कहते कि ये दुख का समय है। मेरे साथी एक नजर नहीं आ रहे आज मुझे, पता नहीं बाहर बिठा दिया, साहिल जी वकील एडवोकेट साहब, उनके पिताजी की मृत्यु हुई और मैं उनके भोग पे जब गया, उन्होंने 50,000 रुपया पकड़ाया। वो कह सकते थे कि दुख है अचानक, क्योंकि मृत्यु जब आती है जेब देख के नहीं आती कि आपकी जेब में क्या है। मगर उन्होंने सोचा कि मिशन से जुड़े हैं और उस मिशन को हमें पूरा करना, अद्भुत बनाना है। ये भी अद्भुत बात है, ये सेमिनार दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में तो सेमिनार हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, मगर किसी धार्मिक संस्था के अलावा सेमिनार सिर्फ आरएस के अलावा कहीं नहीं, पूरी दुनिया के बच्चों में ये एक अद्भुत बात है। तो ये सिस्टम जो उम्मीद रख रहे सारे लोग, हमारे एसएसपी साहब भी बोल रहे थे कि लाइब्रेरी स्थापित कर रहे, लाइब्रेरी स्थापित हुई नहीं अभी तो हमने उसका एक सिस्टम बहुत छोटा सा एक मॉडल सा बनाया है। आधी छत पक्की है, आधी छत लोहे का शेड है। वो तो जब रिसर्च सेंटर बनेगा तो पूरी बिल्डिंग बनेगी, 2 एकड़ में 5 मंजिल की बिल्डिंग होगी, अलग अलग पोर्शन होंगे, अलग अलग तरह की किताबें होंगी और जो स्कॉलर आएंगे उनके लिए भी व्यवस्था होगी। और अभी तक हमारा रिकॉर्ड है कि 1 रुपया भी हमने किसी एमएलए एमपी से नहीं लिया, इस कौम से भी नहीं लिया, अभी तक कौम से भी नहीं लिया। टोटल पैसा आदर्श परिवार का है और आगे भी करना है, इसलिए मैंने बात यहां से शुरुआत की है। दूसरा जो सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा और रोजगार, उसमें हमारे जो पहले रिसोर्स पर्सन आए प्रोफेसर जगसीर जी, उन्होंने बड़ी बारीकी से और नई एजुकेशन पॉलिसी को पूरा ध्यान में रख के उस बात को उन्होंने कहा कि आपको अगर मेडिकल के अलावा, दोबारा नोट कर लो मेरी बात, मैं रोज कहता हूं कि ज्यादा बच्चे मेडिकल लो,
मगर सारे अगर नहीं लेते तो जो बात जगसीर जी ने कही उसको 100% बांध लो, अपने दिमाग में बिठा लो। अगर मेडिकल के अलावा आप कुछ भी चुनते हैं तो एक सब्जेक्ट मैथ रखना ही रखना है, ये जरूरी है। क्योंकि जब भी आप कोई पेपर देंगे, कोई भी नौकरी के जो पेपर निकलते हैं, आर्ट्स वाले वहां मार खाते हैं कि मैथ छोड़ा होता है। पता बैंक का पता करो, बैंक में जो पिछली भर्तियां हुई हैं एसबीआई में 12,000, उसमें ज्यादा बच्चे वो पास हुए जिनका बीएससी था, क्योंकि वो फिजिक्स के और मैथ के क्वेश्चन धड़ाधड़ पार कर गए वो। और जो दूसरे तैयारी कर रहे थे कॉमर्स वाले, वो रह गए। ये सब्जेक्ट हमने इसलिए रखा कि एजुकेशन की मां बाप पूरी ताकत लगाते हैं, बड़ी मुश्किल का पैसा कमा के दे रहे हैं और बच्चे जीवन लगा रहे हैं। अभी पैसे की पूर्ति तो चलो हो सकती है, मगर जीवन जो निकल गया उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती। जो साल दिन एक पल भी जो निकल गया उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, दोबारा नहीं आता। अब बच्चा टाइम लगाए, 20 साल लगते हैं एमबीबीएस करते करते। पहले 17 साल का आंकड़ा था, अभी नई नई क्लासें बीच में जोड़ दी हैं, 20 साल लगते हैं। और 20 साल बाद बच्चे को पता चले कि मैं वो पढ़ लिया जिसका रोजगार ही नहीं है। जैसे बीटेक फालतू, एमबीए फालतू, और अब लॉ वाले भी बिल्कुल बेरोजगार घूमेंगे, बेरोजगार। उनसे कोई फॉर्म पे मोहर भी नहीं लगवाएगा, इतने हो जाएंगे। तो बच्चों को लॉ नहीं करानी, या करानी है लॉ या बीटेक, तो उसके अंदर अंदर जाके देखना है भी कौन सी बीटेक करें जिसकी जरूरत है, जहां लोग कम हैं। जैसे एक चीज जगसीर जी बोल रहे थे, जगसीर जी या कोई और बोल रहा था कि जब मैथ के, जगसीर जी थे, मैथ के टीचर भर्ती हुई तो जो एससी की पोस्टें थी वो आधी से ज्यादा खाली चले गई, क्योंकि मैथ पढ़ते ही नहीं। तो वो चीज चुननी है बीच में से, बीटेक में चुनो फिर ये एरोनॉटिक्स की करो, जहाजों का इंजीनियर बनना है। और मेरी बात आज नोट कर लो, 10 साल बाद देखोगे कि लुधियाना से चंडीगढ़ भी आप जहाज में जाया करोगे। इतने जहाज आने वाले, जहाज टैक्सी के रूप में चलेगा, तो उसके लिए इंजीनियर की भी जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों को उधर ले जाओ। ये हम इसीलिए करते हैं, इन सारे टीचर के आप नंबर लीजिए, जब जरूरत हो, लगे आपको कि यहां कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आप इन टीचर से बात कर सकते हैं। और भी टीचर हैं हमारे पास बहुत सारे नीचे भी बैठे हैं। आप इनसे बात कीजिए, उसके बाद कदम उठाइए। साइंस, होम साइंस की बात हो रही थी। मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है। कादिया का एक बच्चा स्कूल में टॉप किया उसने, स्कूल वालों ने उसकी फोटो अखबार में भी लगवाई, बोर्ड में भी लगवाई। वही बच्चा जब +2 में पेपर अपने सब्जेक्ट चुन रहा है और उसने कहा जी मैंने साइंस लेनी है, टॉपर बच्चा है, मगर द्रोणाचार्य की नस्ल से निकले हुए टीचर हैं, वो कह रहे साइंस होम साइंस एक ही होती है, होम साइंस ले। अब +2 में जो आपने ले लिया +1 में जाके, फिर उसको उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। फिर वही चलता आगे। जिस बच्चे ने एक साइंटिस्ट बनना था, डॉक्टर बनना था, वो बच्चा होम साइंस पढ़ रहा है कि चादर कैसे बिछानी है, आलू कैसे छीलने हैं, ये होम साइंस होती है जो मां सिखा देती है। स्कूल कॉलेज में बहुत मिसगाइड हो रहा है, बहुत टीचर खराब करते हैं, लगभग खराब करते हैं।
उसके पैरेलल हमने ये खड़ा किया। पैरेलल व्यवस्था है ये आदर्श की सेमिनार, पैरेलल व्यवस्था कि हम अपने बच्चों को गाइड करें, और हो रहे हैं। चंदन जी को याद होगा, इंदौर गए थे, एक बेटी आके रोई थी मंच पर, सबको रुलाया भी था, और मैंने उसे एक ही चीज समझाई थी, बस गलत शादी हो गई थी और रोज रोती थी। अब एसएसपी साहब बैठे हैं, नीरज भी है, फोन करती थी रात को 11 बजे और रोती थी, कह रही थी मर जाऊंगी। 2-3 दिन तो मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर अचानक मुझे लगा कहीं मारी ना जाए, दुखी इतनी है। और जब आप जैसे पुलिस वाले इंक्वायरी करते तो उसमें आता है रात को 11 बजे लास्ट बात किससे की, रावण बाबा से, और मर गई। केस मुझ पे बनता। मैंने उसे कहा अच्छा बेटे, एक तो कल दिन में बात करो। दिन पॉजिटिव होता, थोड़ा सा आदमी पॉजिटिव होता, रात को नेगेटिव होता है। जब उसने दिन में फोन बनाया तो मैंने उससे बताई बात। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, तुम रोती रहो, सड़ी भूसी रहो, बीमार हो जाओ, तो तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा हस्बैंड खुश होंगे कि दुखी होंगे? कह रही वो तो बहुत खुश होंगे, मुझे मर्दी को देख के तो खुश होंगे। तो मैं कहा अगर तू खुशहाल हो जाए, अच्छे से घूमती फिरती दिखाई दे, फिर क्या होगा? कह रही फिर वो सड़ सड़ के मरेंगे। तो मैंने कहा यही तो करना अब। ला किया हुआ था उसने, ला की हुई। फिर मैंने कहा तुमने जज बनना है, और जिस दिन जज बनी उसका पेपर रिजल्ट आया, दिन में कोई 11 बजे से मुझे फोन किया। उससे बताया नहीं जा रहा था कि मैं पास होगी, रोए जा रही। मुझे भी बहुत खुशी थी। मैंने कहा मुझे पता है बेटे तू पास होगी, अब तू जज बन गई। तो ये आंदोलन वो है, पैरेलल व्यवस्था है, जिसने बहुत सारी जगह परिवर्तन लाया। लखनऊ उसकी बड़ी मिसाल है। यहां वंशिका बैठी है, 2 बच्चे आए थे हमारे पास रोते हुए। ईश्वर ने समझ दी, हमने दोनों का हाथ पकड़ा, डॉक्टर बन गए। मगर वो 2 नहीं बने, उनके पीछे अब कम से कम 20 बच्चे डॉक्टर बन गए। 20 बच्चे। और ये नहीं कि उनको हम मदद दे रहे हैं, उनको उत्साह मिला 2 बच्चों को देख के। लाइन खड़ी हो गई। तो एक बात यहां बीच में आज आई थी कि एजुकेशन बहुत सारे फासले तोड़ती है, मगर भारत की जो जाति व्यवस्था है उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। अगर एजुकेशन तोड़ती तो बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा डिग्री किसी के पास थी? फिर भी उनके ऊपर लेबल लगाया गया दलित का। भारत का रिजर्व बैंक उनकी देन, भारत के जितने डैम बन रहे उनकी सोच के पे आधारित, और फिर भी लेवल उनके ऊपर दलित होने का। हां, एक काम होता है, एक काम है, वो आज बोर्ड नहीं लगा, याद होगा भाई, मैं कहूंगा अगर आपको कि एक तो मंत्री नेता बनते कितने साल के लिए? कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और जो आईएएस आईपीएस बनता वो कितने साल के लिए? 35 साल के लिए, कम से कम पूरा जीवन ही क्या हो, वो भी ठीक है। और व्यवस्था किसके हाथ में होती है? इन्हीं के हाथ में होती है, आईएएस और आईपीएस के। और मैंने एक शब्द सुना कुछ दिन पहले, दृष्टि के जो है इंस्टीट्यूट के जो बॉस है, वो कह रहे जो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस या और जितनी भी यूपीएससी से आते हैं,
उन्होंने कहा ये भी एक जाति है, जब आईएएस हो जाता है तो एससी एसटी ओबीसी जनरल कुछ नहीं रहता, वो एक अलग जाति पैदा होती है, क्योंकि उसके हाथ में कमांड आ जाती है। और मैंने तो खुद कैबिनेट मीटिंग एक दिन चलते हुए मुझे ले गए, कैप्टन कंवलजीत होते थे, वो मुझे ले गए और मीटिंग में झगड़ा हो रहा टंडन के साथ बादल का, एक सीट हार गए थे बाई इलेक्शन, और मैं बैठा तो झगड़े के बाद उनके बीच में हुआ भी आगे की सोचो, आगे कैसे सरकार बिचारेगी। तो वो 2-3 योजनाओं पे बात करने लगे, मुझे एक साइड बिठाया हुआ था, मुझे नहीं पता मैं सारे आईएएस के बीच में बैठा हूं। मुझे तब पता चला जब वो आईएएस कह रहे यार 2 घंटे हो गए, फालतू की बकवास चल रही है, करना तो वो जो हम चाहेंगे। तब मेरा ध्यान उनकी तरफ गया कि ये कौन है, तो फिर पता चला एक चीफ सेक्रेटरी बैठा है, एक पोलिटिकल सेक्रेटरी बैठा है, सीनियर आईएएस। वो कह रहे इंजन तो हम ही है, सारा कुछ तो कितनी रेस देनी है, कहां खत्म कर देना, कहां फेल कर देना, ये हमारा काम है। तो इसलिए हमें यूपीएससी की तरफ भी बढ़ना है। अभी हमारे 2-3 बच्चे पहली बार सीधे आईएएस बनेंगे इसी महीने में, ये खुशखबरी है। इसी महीने में बाबा साहब अम्बेडकर, इसी महीने में महात्मा ज्योतिबा फूले, इसी महीने में वीरेश राजकुमार अतिकाय, और इसी महीने में आईएएस बने बच्चे। पहले डायरेक्ट आईएएस आए हैं, पहले प्रमोशन से तो बहुत सारे लोग बने, और अब वो जब एक बच्चा कूद जाता है ना, फिर दूसरे की भी हिम्मत बनती कि मैं भी कूद जाऊंगा। और मैं अभी खन्ना था 2-3 दिन पहले, और बच्चों से बात कर रहा था, आपसे भी वही बात कर रही हूं। एक बात मुझे बताओ कि जब आप स्कूल में या स्कूल के अलावा कभी किसी ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट, जो भी आप गेम खेलते हैं, और दूसरे बच्चे भी उसमें शामिल हैं, क्या आप कमजोर पड़ते हैं उनके आगे? बताओ बच्चे, किसी खेल में कमजोर पड़ते हो? तो एक बात साबित हो गई कि फिजिकली आप कमजोर नहीं हैं। अब दूसरा मेंटली आ जाओ। मोबाइल है, मोबाइल के कितने ऑप्शन हैं, कितनी विंडो हैं, कितनी ऐप हैं, इसमें आप कमजोर हो? इसका मतलब मेंटली भी कमजोर नहीं हो। फिर कमजोर कहां मान रहे हो आप अपने आप को? आप अपने आप को जाति के तौर पे कमजोर मान रहे हो, और वहां भी आप कमजोर नहीं हैं। अब बताओ मुझे कि आप गंदगी फैलाने वाले हैं या गंदगी हटाने वाले हैं? गंदा कौन हुआ फिर? गंदा कौन हुआ? तो आप वो थोड़ी हैं। आप किस लिए कमजोर मान रहे हैं अपने आप को? बाबा साहब अम्बेडकर आप में से हो गए, और रिकॉर्ड है उनका, और रिकॉर्ड भारत में ही नहीं, दलितों में नहीं है। अमेरिका जैसी सुपर पावर मानती है कि उनके जैसा ब्रिलियंट स्टूडेंट दूसरा नहीं आया। यही बात आप अपने अंदर भी रखो, अपने अंदर लाओ, और लाओगे जब आत्मविश्वास पैदा करोगे अपने आप के अंदर, तो सब कुछ कर लोगे। मैं वाल्मीकि उपवन की बात कर रहा था, ये बैठे मेरे साथी लुधियाना के, 10 लाख रुपया था सिर्फ हमारे हाथ में। 10 लाख लेके कितने महीने घूमते रहे, और सौदा हुआ 2.25 करोड़ में, और टाइम मिलता 6 महीने का, हमें मिला 2 महीने का। पूरा किया कि नहीं किया हमने? पूरा हुआ कि नहीं? ये विश्वास करा, और आप में से हुआ, आपकी जेब में से आया।
आगे भी जो चाहेंगे वो हम कर लेंगे, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। और ये बात तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं, ये भगवान कह रहे हैं ये बात। वो कह रहे आप केवल पुरुषार्थ करो, केवल मेहनत करो, 3 लोगों में भी जो चीज होगी उसकी भी कामना करोगे वो आपको मिलेगी। और इसकी मिसाल है कुछ लोग तो ग्रहों के नाम से डरते रहते हैं, करे मेरा शनि खराब, इसका मंगल खराब, इसका बुध खराब। और हमारे देश की बेटी थी कल्पना चावला, वो उन ग्रहों को देखने जाती थी, कहीं मैं दुरुस्त करूं कौन सा खराब है। ठीक नहीं थी एक बेटी, तो जब वो जा सकती है, वो उनको चैलेंज दे सकती है, तो आप तो उनसे ज्यादा ताकत रखते हो, ज्यादा शक्ति रखते हो। आप मां तुंगभद्रा की औलाद हो। पता कौन थी मां तुंगभद्रा? जिसके पति को राम ने उल्टा लटका के कत्ल किया था, महामुनि शंभू को। और जब गर्दन पे तलवार चल रही थी, मां तुंगभद्रा के आंसू निकले। महामुनि शंभू ने रोकने को कहा कि रो मत, तेरे रोने से बाकी लोगों की हिम्मत भी टूट जाएगी। तो मां तुंगभद्रा का जवाब पता क्या था? वो कह रही इसलिए नहीं रो रही कि तलवार चल रही है, ये तो मनुस्मृति में आपने मुझे पढ़ के सुनाया था कि इससे भी बुरी सजा मिलेगी, इसलिए भी नहीं रो रही कि आप मर जाओगे। आदमी बीमार होकर भी तो मरता है। बहुत नालायक लोग आपको मिलेंगे। कोना भी संघर्ष करना है, सड़क जाम करनी है, कह रहे गोली चल गई तो क्या होगा, लाठी चार्ज हो गया तो क्या होगा। और मैं एक विद्वान का पढ़ रहा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं चे गुवेरा ने कहा किसने कहा, वो कह रहा फिर सबसे खतरनाक तो बेड है, बिस्तर है, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग तो बिस्तर पे मरते ही हैं। तो बिस्तर पे लेटना बंद कर दो। आप संघर्ष में मरने से डरते हैं तो बिस्तर पे तो ज्यादा मौतें होती, बिस्तर पे पड़े पड़े। खतरनाक तो बिस्तर हुआ, बेड हुआ, फिर वहां जाने से हट जाओ। तो मां तुंगभद्रा का जवाब क्या था? वो कह रही मैं तो इसलिए रो रही, आंसू खत्म कर रही हूं कि आपके प्राण निकलने से पहले आंसू सूख जाएं, ताकि जो काम आप अधूरा छोड़ के जाएं वो मैं पूरा करूं। आप उसकी औलाद हैं, आप उस मां रमाबाई की औलाद हैं जिसके बच्चे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उसने फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि लंदन जाओ, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लो, एक बच्चे के पिता बनकर ना बैठो। आपको तो 7 करोड़ लोग बाबा कहते हैं, उनका फर्ज पूरा करो। 7 करोड़ लोग, ये मां रमाबाई के शब्द थे। और जब मां रमाबाई की मृत्यु होने लगी तब भी उसके शब्द क्या थे? तब भी बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ पकड़ के कहा, साहेब कहा करती थी उनको कि साहेब, उस वक्त उनका एक बच्चा बचा था जसवंत। ये नहीं कहा कि एक बच्चा बचा अब इसका ख्याल रखना, क्या कहा कि साहेब मेरे 7 करोड़ बच्चों का ख्याल रखना। उस मां की औलाद है। तो आपको तो कमजोर कहीं भी नहीं पड़ना चाहिए, कहीं भी नहीं। और पैसा कोई मजबूरी नहीं है। दोबारा दोहरा रहा हूं ये बात, दोबारा इसलिए कह रहा हूं, अभी नहीं बोली पर हजारों बार बोल चुका हूं। लड़का देखने दिखाने में आप लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, देखने दिखाने में। शादी में तो करते करते हैं, तो फिर पढ़ाई के लिए पैसा क्यों नहीं है? व्यवस्था है, ठीक है, गरीब हम सबसे नीचे हैं, मगर इतने नीचे नहीं हो आप कि पढ़ाई ना हो सके। कितने रुपए तोला हो गया सोना? 1 लाख। 4-5 लाख का तो सोना ही देते हो आप लड़की को, और 6 महीने रहता नहीं वो। और डिग्रियां दे दो तो उसको कोई खा सकता है?
ये सोच पे निर्भर है कि हमें क्या करना है, हमने चुनना क्या है व्यवस्था है, ईश्वर ने समझ दी है, मगर उस समझ को डाइवर्ट करना है। और दूसरा चैलेंज और बता रहा हूं आपको, इस कौम के बारे में लोग कहा करते थे, आप सबने सुना होगा, कभी शादियों में इकट्ठे होते हैं तो बहाने से, वैसे नहीं, कभी किसी के मरने पे इकट्ठे हो जाए तो फिर बड़े बैठ के थोड़ी देर अफसोस करके फिर विद्वान बन जाते हैं। जो कभी स्कूल के आगे तो क्या पीछे से भी निकले, वो विद्वान बन जाते हैं। कह रहे ये कौन नहीं बदल सकती। अब ये कौन है सारे, और ये कौन है सारे, एक भी आदमी बाहर का नहीं। बताओ बदल सकती कि नहीं बदल सकती? बदलने का इरादा रखो, उसके लिए त्याग करना पड़ेगा और तैयार हो जाओ। वाल्मीकि उपवन की बात हुई तो वाल्मीकि उपवन के बारे में ये बात समझ लो कि जैसा ये हॉल है, वहां 3-4 हॉल बनने हैं ऐसे, 1000 सीट का भी, 700 सीट का भी, 500 का भी, 200 का भी। हमने साल भर इंतजार नहीं करना। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। हमने साल इंतजार नहीं करना कि साल पूरा होगा फिर सेमिनार करेंगे। 4-5 हॉल बना के तैयार कर देनी है और एयर कंडीशन, कि लोग अगर 50 आ रहे हैं तो भी सेमिनार हो जाए, 2 टीचर बुला लें कि बैठो उनके साथ बात करो। ऐसा बनना है वाल्मीकि उपवन, जो परमात्मा के हाथ की कलम है, जो सच में उसको रोशन करे। अब एक बात यहां हुई थी और उसको संजय जी ने बहुत बारीकी से और बड़ी मार्मिकता से कहा। मैं उसका दूसरा रूप भी जानता हूं, क्योंकि लुधियाना शहर है ना ये बेड़ा, आपने बात की थी भी कितनी बेबसी में से, कितने अभाव में से, कितनी मायूसी में से लोग आते हैं हमारे। मगर मैं दूसरी तरह के लोगों को भी जानता हूं। ये लुधियाना शहर है, पता नहीं किस किस गांव से लोग उठ के यहां आते हैं, और वहां से भी उठ के आते हैं जहां एक टाइम की रोटी भी पूरी नहीं मिलती। मगर जब यहां आ जाते हैं और रोटी मिलनी शुरू हो जाती है तो मैं शर्म से मेरा सिर झुक जाता है। अब तो मैंने बंद कर दिया ऐसी शादियों में जाना, कि शादी में गया तो जैसे शराब की बड़ी दुकान होती है ना, दुकान पूरी ठेका, अलग अलग ब्रांड लगे होते हैं शराब के। एक सफाई कर्मचारी अपनी लड़की की शादी कर रहा है और शराब के ब्रांड लगे हुए हैं पूरे, भी कौन सी पीनी है। इससे ज्यादा लानत की बात, इससे ज्यादा शर्म की बात इस कौम के लिए दूसरी नहीं हो सकती। इतनी बेबसी से, इतनी मायूसी से उठ के आओ और अपना पैसा एक गंदी नाली में बहाओ। ईश्वर भी सोचता होगा कैसी कौम है, इसका अगर भला कर दिया, इसको अगर रोजगार दे दिया तो देख उसके साथ क्या कर रहा है। मरने पे मैंने देखा, मरने पे आइसक्रीम की इंतजाम, जो कह रहे ये क्रिया का होती रो पगड़ी रस्म करते हैं, आलू की टिक्की बन रही, न्यूडल बन रहे हैं। और एक जगह तो मैं चला गया, मैंने कहा यार ये क्या है, कह रही अभी तो पीछे आओ मुर्गे भी, वो थोड़ा करे पर्दा किया आपकी वजह से, इसके लिए पैसा आया। ऐसे पापी भी हैं। तो आज एक अनाउंसमेंट करनी है मैंने, माननी ना माननी आपने करना है, फैसला ले लो। पहले तो मैं कहता था कि यार कर्म जो सादगी से करो, दूर रोटी होती थी दूर से आए लोगों के लिए,
जब साधन कमजोर थे, अब वो रोटी बड़ी होती जा रही है। अब दूसरा एक सब मुझे रास्ता नजर आ रहा है, अगर सहमत हो तो सहमत हो जाना। मैंने हाथ उठ नहीं खड़े कराने। लोग तो ये दीक्षा लेने के बाद भी बदल जाते हैं कि, इसलिए हाथ नहीं खड़े कराने। अपने मन से फैसला कर लेना कि किसी के भी शोक सभा में जाओगे, खाना नहीं खाओगे। बस खाना छोड़ दो, अपने आप रोटी करनी बंद कर देंगे। आप अपना अपना फैसला ले लो। भी मैं आया हूं, मत्था मैंने टेक दिया, श्रद्धांजलि दे दी, फूल चढ़ा दिए, अब मैं जा रहा हूं, मैं नहीं रोटी खाऊंगा। ना खाओगे, अगर दोपहर के 2 फुलके नहीं खाओगे मर जाओगे। ये बंद कर दो, और करना पड़ेगा। सारे काम आदर्श के मंच से शुरू होते हैं। अमृतसर में तो इतने बड़े बड़े नीरज, याद है कैसा संघर्ष था वो। शमशान घाट में किसी बुजुर्ग के मरने पे, शमशान घाट में ही जहां चिता जल रही है, एक चुन्नी और इतना बड़ा लड्डू बहुओं के नाम दिया जाता था। तो पता नहीं कितनी बहुएं आ जाती थी गोत्र गोत्र में से निकल निकल के, चाहे किसी ने उसको पानी भी ना पूछा। बंद हुआ स्टेज के नहीं हुआ, वो हो गया। हमने बड़ी गालियां खाई मगर बंद हो गया। अब ये भी बंद कराना। किसी के भी यहां किस होता नहीं, कारपोरेशन से टीमें चलती हैं दोपहर के खाने के लिए। करे आओ फलाने ने घर उत्थे चलांगे, सारे उत्थे खावांगे। ये बंद कर दो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको करना पड़ेगा, और ये सब शिक्षा से आती हैं, ज्ञान से आती हैं, समझ से आती हैं। वहीं से सवाल पैदा होते हैं, शिक्षा सवाल करना सिखाती है, और फिर उसका जवाब भी समझ में आता है। जवाब ढूंढता है आदमी। तो हम अपनी मुश्किलें भी हम गिनते हैं भी हमारी मुश्किलें कौन सी हैं, उनके जवाब भी खोजते हैं। तो अंत में फिर मैं दोबारा कहूंगा आप सबको, आज के सेमिनार के लिए आप सब लोग, जैसे मैंने कहा था कि चाहे 2 मेंबर है किसी शहर में हमारे, चाहे 4 है, अपनी जेब से बसें कराओ और बच्चों को फ्री लेके आओ। और आपने वो पूरा किया, और लुधियाना के साथियों ने बहुत बखूबी से इस सेमिनार का सारा आयोजन किया। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। जय भारत।